हाय एवरीबॉडी, आज का टॉपिक आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। इस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इसे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है, तो मैंने इसमें अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की है जिससे आपको समझने में क्लैरिटी रहे और ये ओएस का टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए एक ही बार में, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आइए देखते हैं ओएस टॉपिक का पार्ट 1। इस वीडियो से हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं, ओएस है क्या, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ओएस के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस एप्लीकेबल हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूएस एफडीए एंड एमएचआरए गाइडलाइंस फॉर ओएस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओएस, ओएस एप्लीकेबल कहां कहां पे है ये भी देखेंगे हम, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओएस, ओएस के कॉज कौन कौन से होते हैं, आउटकम्स ऑफ ओएस, अगर ओएस का हम कंक्लूजन लेते हैं तो इसे कैसे कंक्लूड करते हैं, और ओएस इन्वेस्टिगेशन में हमें किन किन टाइप्स की एरर मिलती हैं, लेबोरेटरी एरर्स क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एरर्स क्या होती हैं और सैंपलिंग एरर्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन पार्ट 1। व्हाट इज ओएस, ओएस है क्या, ओएस का फुल फॉर्म आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब बात आई स्पेसिफिकेशन की, तो स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशंस आर द सेट ऑफ टेस्ट पैरामीटर विथ प्री डिफाइंड लिमिट एंड रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर इट इज टेकन। तो स्पेसिफिकेशन में तीन चीजें होती हैं, एक तो टेस्ट पैरामीटर, किस टेस्ट पैरामीटर की बात हो रही है और उसकी लिमिट्स क्या है और इन लिमिट्स का रेफरेंस कहां से लिया गया है, ये तीन चीजें स्पेसिफिकेशन में होती है। अब हमारे पास प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन यानी अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है। अब हम कोई टेस्ट पैरामीटर की एनालिसिस करेंगे और उसके रिजल्ट अगर इस स्पेसिफिकेशन यानी लिमिट्स में आते हैं तो हम बोलेंगे रिजल्ट्स आर विद इन लिमिट, अगर लिमिट में नहीं आते हैं तो रिजल्ट्स आर आउट ऑफ लिमिट। आउट ऑफ लिमिट का मतलब आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी कि रिजल्ट्स आर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो ये था स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं और ओएस हम किसे कहते हैं। ओएस के लिए अवेलेबल गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं, पहली गाइडलाइन यूएसएफडीए और दूसरी गाइडलाइन एमएचआरए गाइडलाइंस अवेलेबल है। डिफरेंस बिटवीन यूएसएफडीए एंड एमएचआरए गाइडलाइंस फॉर ओएस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर रखी है, जिसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो की सीरीज देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ओएस की एप्लीकेबिलिटी कहां कहां पर है, ओएस एप्लीकेबल है आरएम पर यानी रॉ मटेरियल पर, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पे, फिनिश्ड प्रोडक्ट पर, पैकिंग मटेरियल पर, स्टेबिलिटी पर और माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस पर। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओएस, ओएस के कॉजेज कौन कौन से होते हैं। ओएस के कॉजेज दो होते हैं, एक असाइनेबल कॉज और दूसरा नॉन असाइनेबल कॉज। असाइनेबल कॉज मतलब जिसको पहचाना जा सके, फेल्योर किसकी वजह से हुआ उस कॉज को पहचाना जा सके, बोलेंगे असाइनेबल कॉज। अगर उस फेल्योर के कॉज को असाइन नहीं किया जा सका तो इसे बोलेंगे नॉन असाइनेबल कॉज। असाइनेबल कॉज मीन्स फॉर विच रीजन इज नोन और नॉन असाइनेबल कॉज मीन्स फॉर विच रीजन इज नॉट नोन। अच्छा, ओएस की इन्वेस्टिगेशन के बाद आउटकम क्या होता है, आउटकम दो ही होते हैं। पहला आउटकम या तो ओएस वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। अब वैलिड ओएस किसे कहते हैं, मान लीजिए एनालिस्ट ने इनिशियल फेज में रिपोर्ट किया कि भाई ये रिजल्ट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है यानी आउट ऑफ लिमिट है, और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रूव होता है कि हाँ वाकई ये रिजल्ट्स आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन ही हैं, तो हमारा ओएस वैलिड होगा। अगर एनालिस्ट ने इनिशियल स्टेज में ओएस रिपोर्ट किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद उस टेस्ट पैरामीटर के रिजल्ट्स विद इन लिमिट्स आ गए तो रिपोर्टेड ओएस इनवैलिड हो जाएगा। तो ओएस दो टाइप के हो गए, वैलिड ओएस और इनवैलिड ओएस। इनवैलिड ओएस का मतलब है कि कोई लेबोरेटरी एरर हुई या सैंपलिंग एरर हुई। लेबोरेटरी एरर्स कौन कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। लेबोरेटरी में सबसे पहले एनालिस्ट क्या लेता है, एसटीपी लेता है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर लेता है। अगर इनएडिक्वेट एसटीपी है तो लेबोरेटरी एरर के चांसेस हैं, या एसटीपी अवेलेबल ही नहीं है तो एसटीपी का होना जरूरी है, और जो होना ही जरूरी नहीं है, एडिक्वेट प्रोसीजर
अवेलेबिलिटी मस्ट बी देयर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सोनिकेशन का टाइम नहीं दिया हुआ है, तो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, मैंने 10 मिनट सोनिकेट किया, उसके रिजल्ट आए मान लीजिए 80%, और इस टेस्टिंग में मान लीजिए रिक्वायरमेंट 30 मिनट सोनिकेशन की थी, तो 30 मिनट सोनिकेशन अगर मेंशन नहीं है तो किसी ने 15 मिनट किया, किसी ने 20 मिनट किया, किसी ने 30 मिनट किया, तो वेरिएशन आएगा। जिसने 30 मिनट किया उसके 100% रिजल्ट के आसपास रिजल्ट आएंगे, लेकिन जिसने 15 मिनट किया, 20 मिनट किया, उसके रिजल्ट्स कम आएंगे। तो ये तो एक एग्जांपल बताया मैंने आपको वेरिएबिलिटी का। तो एसटीपी में प्रॉपर सेट पॉइंट्स होने चाहिए वेरिएशंस के चांसेस मिनिमाइज करने के लिए। मान लीजिए एसटीपी तो अवेलेबल है, लेकिन एनालिस्ट ने वो प्रोसीजर ही नहीं फॉलो किया, मतलब डिविएशन फ्रॉम प्रोसीजर, तो इस केस में भी ओएस के चांसेस हैं, एरर के चांसेस हैं। एनालिस्ट ने एसटीपी फॉलो की लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर दी, कैलकुलेशन एरर। अगर उसने प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया और ओएस को रिपोर्ट कर दिया, तो कैलकुलेशन एरर की वजह से भी ओएस रिपोर्ट हो जाते हैं। मान लीजिए एनालिसिस स्टार्ट की और इंस्ट्रूमेंट फेलियर आ गया, इंस्ट्रूमेंट फेलियर की वजह से भी ओएस रिपोर्ट होते हैं। अगर स्टैंडर्ड की एनालिसिस हो गई तब तो हम उसे इनवैलिडेट कर देते हैं, लेकिन अगर हमारा सैंपल चल गया, भले ही उस टाइम के बाद इंस्ट्रूमेंट फेलियर आया, और अगर मान लीजिए पीक आ गई, आधे सीक्वेंस, आधे इंजेक्शन रन पे ही इंस्ट्रूमेंट फेलियर आ गया, तब भी हमें उसे कैलकुलेट करना है, और उस कैलकुलेशन में अगर वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट्स हैं तो हमें इसे ओएस लॉक करके इन्वेस्टिगेट करना है। एनालिस्ट ने एनालिटिकल प्रोसीजर में कोई भी एरर कर दी, प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, कोई भी एरर की, तो उसके केस में एरर आ सकती। रॉन्ग पोटेंसी ऑफ स्टैंडर्ड यूज्ड इन कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड जो यूज किया है उसकी पोटेंसी ही गलत लगा दी कैलकुलेशन में, तो उसकी वजह से भी एरर के चांसेस हैं, फेलियर के चांसेस हैं। मैं हमेशा से अपने कोलीग से ये बात कहता रहता हूं कि अगर हम लाइव चीजें यूज करेंगे तब हमारे पास ओएस को मिनिमाइज करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओएस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। लाइव में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहला तो एनालिस्ट ही लाइव होना चाहिए। एनालिस्ट लाइव, आप कहेंगे एनालिस्ट तो लाइव रहेगा तभी एनालिसिस करेगा, बट एनालिस्ट लाइव तब होता है जब वो क्वालिफाइड एनालिस्ट हो। क्वालिफाइड एनालिस्ट का मतलब उसकी क्वालिफिकेशन हो, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है क्वालिफिकेशन का, एज पर एसओपी उसका क्वालिफिकेशन हुआ है, तो वो लाइव है, जिसकी वैलिडिटी होती है कुछ यूनिट्स। एनालिस्ट क्वालिफिकेशन की वैलिडिटी 1 साल देते हैं, कुछ यूनिट्स एनालिस्ट क्वालिफिकेशन की वैलिडिटी 2 साल भी देते हैं। तो जो इसका पीरियड है, जितनी देर के लिए वैलिड है एनालिस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बाद उस एनालिस्ट को लाइव नहीं माना जाता है, मतलब वो उस सिस्टम में लाइव नहीं है, उस लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए लाइव नहीं है। इसी तरीके से और क्या क्या चीजें लाइव यूज करनी है? दूसरी चीजें, इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो लाइव होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए। वर्किंग स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं वो लाइव होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। केमिकल हम यूज करते हैं, केमिकल भी हमारा लाइव होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एरर कौन कौन सी हो सकती हैं? रॉ मटेरियल की क्वालिटी खराब हो, यानी रॉ मटेरियल यानी स्टार्टिंग मटेरियल, इनपुट मटेरियल की क्वालिटी ही नहीं सही हो, तो पैकिंग मटेरियल में भी पैकिंग मटेरियल की अगर क्वालिटी सही नहीं है तो वो भी एक रीजन हो सकता है ओएस का। इक्विपमेंट फेलियर, जो हम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं उसमें फेलियर हो गया ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो ये इस रीजन से भी हमें ओएस मिल सकता है। अनट्रेन्ड मैन पावर, अनक्वालिफाइड इक्विपमेंट, अगर हमारी मैन पावर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगी हुई है वो अनट्रेंड है, तो इस केस में भी हमें ओएस मिलने के चांस हैं। अनक्वालिफाइड इक्विपमेंट, हमने नॉन क्वालिफाइड इंस्ट्रूमेंट को यूज कर लिया, तो इस केस में भी हमें ओएस मिलने के चांसेस हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, अगर वो प्रोसीजर डिविएट करते हैं तो ओएस के चांसेस हैं। पुअर इन प्रोसेस कंट्रोल, अगर इन प्रोसेस कंट्रोल ही हमारा पुअर है तो हमारे पास ओएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरली ओएस में तीसरी टाइप की जो एरर मिलती है वो होती है सैम्पलिंग एरर्स या फेलियर एसोसिएटेड विद सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एरर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो मटेरियल है हमने या प्रोडक्ट जो हमने लिया है उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो इसकी स्टोरेज है या उसकी हैंडलिंग की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उस टाइम मेंटेन न रही हो, तो उस वजह से भी हमें ओएस मिल सकता है। सैम्पलिंग पर्सन ट्रेंड नहीं है और या फिर सैम्पलिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया,
या सैम्पलिंग प्रोसीजर ही अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में भी हमें ओएस मिलने के चांसेस। सैंपल हैंडलिंग एरर, सैंपलिंग तो प्रॉपर हो गई लेकिन उस सैंपल को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया, जो उसकी प्रिकॉशंस थी उस प्रिकॉशंस को टेक केयर नहीं किया गया, या उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली गई, यानी कि सैंपल हैंडलिंग एरर की वजह से भी ओएस मिल सकता है। तो ये तो था पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ओएस बताया, ओएस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो हमने बात की। इस चीज को समझने के बाद अब हम पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे कि हम ओएस की इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, और पार्ट 3 वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स, इन्वेस्टिगेशनल टूल्स फॉर ओएस इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरीके से हम इन 3 पार्ट में ओएस के अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूं आज ओएस की जो टर्मिनोलॉजी की बात की हमने वो आपके दिमाग में बैठ गई है, और अगर मैं आप तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हुआ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे कम से कम 5 फार्मा प्रोफेशनल्स को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।